देखिए, संविधान में जो आपका मेन मेन चीज़ बचा है, इधर आपका शुरुआती दौर से बचा है और लगभग पढ़ा दिया गया है। इधर चूंकि शुरुआती दौर में रेगुलर बैच में ही पढ़ाया गया था, इसीलिए इसको लास्ट में आपका थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ाया जा रहा है। देखिए आपका, अब सबसे पहले हम एकदम शुरुआती दौर से शुरू करते हैं। और शुरुआती दौर से जो शुरू करना है, आपका प्रियम्बल से शुरू करना है। जो संविधान की उद्देशिका से क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रियम्बल है या संविधान की उद्देशिका है, वह कहाँ से एडाप्ट की गई है, कहाँ से ली गई है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से ली गई है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका से। लेकिन अगर ये पूछ दे कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका को लेकर सबसे पहले जो विवाद उत्पन्न हुआ, वह किस केस में हुआ, या किस केस में आपका प्रियम्बल को या प्रस्तावना को आपका संविधान का अंग या भाग नहीं माना गया। एक क्वेश्चन ये उठता है। तो आपका बेरूबारी का मामला ये आ चुका है, यानी कि कौन सा केस है आपका, बेरूबारी। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है कि उद्देशिका में आपका उद्देशिका किस तारीख को आपका कह सकते हैं कि अधिनियमित, माने उद्देशिका तीन चीज़ें बताती हैं कि किस तारीख को यह संविधान आपका अधिनियमित हुआ, या किस तारीख को आत्मार्पित किया गया, और किस तारीख को अंगीकृत किया गया। तो वह डेट दी गई है आपका, और वह डेट 26 नवंबर 1949। इसके बाद से जो क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से बनता है, एक तो क्रम याद रखना है भाई घर पे, आपका शुरुआती दौर में कौन सा क्रम सही है। फिर आपका स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की दी गई है, ये सब क्रम से याद रखिएगा। आपका क्रम से पूछा जाता है। हाँ, अंत में आपका जो पूछा जाता है कि उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में क्या महत्व है, ये कंसेप्चुअल तीन चार देकर आएगा। तो सामान्यतः उद्देशिका का संविधान के निर्वचन या व्याख्या में कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब किसी संविधान का प्रावधान अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार कंसेप्चुअल बन चुका है। इसके बाद आप देखेंगे आपका संविधान का भाग 1, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। संविधान के भाग 1 में आपका कह सकते हैं कि राज्यों के बारे में है। तो अनुच्छेद 1 के आपका क्लाज 1 ही कई बार बन चुका है कि भारत कैसा राज्य होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना है कि भारत में संविधान में फेडरल या परिसंघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत में परिसंघ शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया संविधान में, बल्कि भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया है, यानी कि राज्यों का संघ बनाया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है कि राज्यों का ये जो संघ शब्द है, ये कहाँ से प्रेरित है, ये भी आ चुका है, कनाडा मारिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन कनाडा मार कर आइएगा, आ जाए तो तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका, वह बनता है कि राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ। तो आपका जवाब रहेगा कि संघ अविनाशी और राज्य विनाशी। ये आईएएस में बना है, जीएस में संघ अविनाशी और राज्य का होंगे विनाशी। भारत के अनुच्छेद 1 चल रहा है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से राज्य शामिल होंगे जिनका वर्णन
अनुसूची नंबर 1 में किया गया है, अर्थात अनुसूची 1 में उन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है जो भारत के अभिन्न अंग है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 2 पूछा जाता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का भारत में प्रवेश या स्थापना कौन करने के लिए अनुच्छेद 2 है? कौन कर सकती है? संसद। क्या बनाकर? विधि। दो ही लाइन। कभी काल 2A पूछा जाता है, सिक्किम का संघ के साथ एसोसिएट किया जाना, सहयुक्त किया जाना। ये 2 पॉइंट पूछा जाता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 35वें, और किस संविधान संशोधन द्वारा रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक और संविधान संशोधन बढ़ जाना है, 36वें। जीएस में ये पूछा जाता है कि 2A कब जोड़ा गया था, 35वें द्वारा, और कब इसे रिपील किया गया था, 36वें। अनुच्छेद 3 से एक क्वेश्चन बनता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन आपका कौन कर सकती है? तो संसद। क्या बनाकर? विधि। यहाँ एक क्वेश्चन भले अलग से आपका लिख सकते हैं, वह बनता है बेरोजगारी के मामले से अटैच है ये कि आपका संसद क्या नहीं कर सकती। तो आपका सब कुछ कर सकते हैं, राज्य को तोड़ सकते हैं, नाम में परिवर्तन, दो राज्यों को मिला सकती है। एक काम विधि बनाकर संसद नहीं कर सकती, किसी भारत के किसी राज्य के क्षेत्र को दूसरे देश को देना या अंतरित करना। तो अब ये पूछा जाएगा कि ये कैसे हो सकता है? तो संविधान में संशोधन करके ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को कैसे दिया जा सकता है। तो ये बेरूबारी का मामला आया, जिसमें ये कहा गया कि संसद नहीं कानून बना कर दे सकती, इसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। ये पूछा जाता है, सतर्क रहना है। इसके बाद जो ये राज्य के नाम इत्यादि में परिवर्तन हो रहा है, क्या ये संविधान का संशोधन माना जाएगा कि नहीं? अनुच्छेद 362 के तहत नहीं माना जाएगा। संविधान का पाठ बदल गया, नाम बदल गए, लेकिन उसे संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो फिर 362 में कितनी प्रक्रिया केवल दी गई है? 2। एक विशेष बहुमत, और कल ही बताया गया था दूसरा विशेष बहुमत, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। जीएसटी वाला भी इसी में आएगा, पूछा जा सकता है। फिर आपका जो आपका कह सकते हैं इसमें पूछ सकता है, वह आपका ये मैंने इधर से भी आपका चांस रहता है पूछने का क्वेश्चन आपका। अगला देखिए, भाग 2 नागरिकता के बारे में है कि आपका यहाँ जो आपका नागरिकता के बारे में प्रावधान है, पहले जम्मू का भारत में एकल नागरिकता है, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है। दोहरी नागरिकता नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले आता था, अगर पहले का क्वेश्चन है तो उसमें सुधार कर लेना है। अब प्रत्येक व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है कि भारत का? भारत का। नागरिकता संघ सूची में आती है, इस पर विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। तो इसके बाद आपका संविधान के देखिए, नागरिकता पर जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये 11 बनता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा रेगुलेशन किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 11 में। इसके बाद आ जाइए भाग 3। भाग 3 से पहले भाग 4 पढ़ा लिया जाए, क्योंकि भाग 4 समाप्त कर दिया जाए, तब भाग 3 पर मेन आया जाए, क्योंकि भाग 4 10-15 मिनट में निपट जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आपका बनते हैं
जीएस में भी और ला में भी। पहले भाग 4 देख लिया जाए आपका। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएस कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा भाग 4 में। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से अडाप्ट किया गया है, तो आयरलैंड से। तीसरा क्वेश्चन, ये राज्य का पूर्ण कर्तव्य है कि अपूर्ण कर्तव्य, अपूर्ण कर्तव्य है। चौथा क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं, प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये राज्य के लिए नैतिक उपदेश है। फिर अगला क्वेश्चन, तो जब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो पिछली बार पूछा गया था कि आखिर राज्य इसका पालन क्यों करता है, इसलिए करता है कि पब्लिक का प्रेशर रहता है, लोक मत या लोक दबाव, यानी कि लोक दबाव के कारण जन। हाँ, हाँ बता रहे हैं ना, अभी कहाँ, अभी तो अनुच्छेद शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, क्यों पालन करता है राज्य, पूछ पिछली बार आया था। तो जनमत के प्रेशर के कारण, जनता के दबाव के कारण, किसी न्यायालय के दबाव के कारण नहीं। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो इसका यूज करे और चाहे तो न करे। न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ये किसका कर्तव्य है, हमारा कि राज्य का? राज्य का कर्तव्य है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भाग आपका 4 में ही समाहित है। जन कल्याणकारी राज्य का मतलब राज्य जनता के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करे, यही लोग आपका वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अगर वेलफेयर स्टेट पूछे और नीति निर्देशक तत्व और उद्देश्य का दोनों दिया रहे और एक चुनना हो, तो नीति निर्देशक तत्व चुनिए। और अगर नीति निर्देशक तत्व न रहे, प्रियम्बल रहे, तो आपका हमारा प्रियम्बल में भी वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत समाहित है। दोनों रहे तो दोनों मार्क कराइए, दोनों में एक चुनना हो तो नीति निर्देशक तत्व, और अगर नीति निर्देशक तत्व न रहे तब आपका प्रियम्बल चुनना है। इसके बाद आ जाइए, आपका कह सकते हैं कि देखा जाए आपका अनुच्छेद वाइज, अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन जे में रिपीट किया है कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए आपका राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो आपका जवाब रहेगा कि जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा संविधान के किस भाग के लिए लागू होती है, तो उसमें दिया है भाग 3, भाग 4 दोनों, तो दोनों मार्क कराइए। यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के लिए स्टेट कौन होगा, इसके बारे में प्रावधान 12 में किया गया है और दोनों के लिए वही राज्य माना जाएगा, सेम है। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, 36। इसके बाद 37 अनुच्छेद कि आपका जो नीति निर्देशक तत्व होंगे वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद में ये सिद्धांत समाहित है कि नीति निर्देशक तत्व अपूर्ण कर्तव्य है, राज्य के पूर्ण कर्तव्य नहीं है। तो पूर्ण का मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय और अपूर्ण का मतलब जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये 37 मार्क कराएंगे। लेकिन राज्य जब भी कोई कार्य करे, जब भी कोई विधि बनाए, तो शासन में ये मूलभूत होंगे, यानी कि राज्य का ये विधिक नैतिक कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इनका क्या रखे ध्यान। लेकिन न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता कि ये कार्य करिए। अब आइए 38 आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि अनुच्छेद 38 में आपका अगर एक क्वेश्चन बने कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा या लोक कल्याण की अभिवृद्धि राज्य करेगा,
ये किस अनुच्छेद में है? 38 में। तो वेलफेयर स्टेट अगर पूरा ना पूछे, कोई एक पर्टिकुलर इसमें आपका ये दे दे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो 38 मारना है आपका। 38 में एक और बनता है, 38 का जो ये क्लास 2 है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत बनता है, वितरणात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जे में आ सकता है, आपका अरस्तु ने दिया था। वितरणात्मक न्याय का मतलब कि जो संसाधन है उनका समाज में व्यक्तियों के बीच असमानता के साथ बंटवारा की समानता के साथ, समानता के साथ। ये किसने दिया था? जिसमें पूछा गया था अरस्तु। संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? 38 में। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये आ सकता, हो सकता है रिपीट कर दे, वितरणात्मक न्याय। इसके बाद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसमें आपका एक दो केवल पढ़ना है। एक तो पहला पढ़ना है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार होगा। यानी कि आपका राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो कार्य पुरुष कर सकता है वह कारोबार स्त्री को भी करने का क्या बनाए? कानून। दूसरा आपका पूछा जाता है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये एक संवैधानिक लक्ष्य है, नीति निर्देशक तत्व है, और 39 के खंड डी में दिया गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है किस क्लाज में? डी में, 39 का डी। इसके बाद आपका 39, अब आ जाइए कैपिटल ए, नई नया अनुच्छेद, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो क्वेश्चन इस पर बनता है, केस भी दो तीन याद रखना है। फ्री लीगल एड का प्रावधान या इक्वल जस्टिस का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 39 ए में। आपका यह एक नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन अब 3 केस इस पर याद रखेंगे। सबसे पहले केस आया हास्कट का, जिसमें बताया गया कि फ्री लीगल एड, एच.एम. हास्कट, फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है। फिर दूसरा केस याद रखना है हुसैन आरा खातून का, जिसमें बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता भी और स्पीडी ट्रायल भी एक मूल अधिकार है। फिर तीसरा केस मनु भाई प्राग जी का याद रखना है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देशित किया कि आप लॉ कॉलेजों की स्थापना करिए ताकि अधिवक्ताओं की भरमार हो, तभी तो घर घर जाकर और कानूनी क्या देंगे? सलाह। इसीलिए कुकुरमुत्तों जैसे लॉ कॉलेज खुल गए हैं। प्रयागराज में भी आपका कई लॉ कॉलेज है, यानी कि हर एक एरिया में लॉ कॉलेज है। आप देखिए तो जिधर जिधर नज़र दौड़ाएंगे लॉ कॉलेज दो चार क्या होंगे प्रयागराज में, मिल ही जाएंगे। देखिए अगला आपका 39 ए, 3 केस याद रखना है। फिर आपका ये कानून अब बन चुका है फ्री लीगल एड पर, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। फिर आपका सीआरपीसी में फ्री लीगल एड पूछा जाता है 304। सीआरपीसी जोड़ लीजिए आपका 304। तो वर्तमान समय में पूछे कि आपका फ्री लीगल एड क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 में। अब आइए 39 के बाद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। बस अनुच्छेद इधर याद करना रहता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? 40 में। 41 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 41 में राज्य को तमाम माने कर्तव्य बताए गए हैं। देखिए आपका राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, यानी कि नौकरी दे, शिक्षा पाने का, यानी कि शिक्षा
आपका बेकारी, बेकारी का मतलब हुआ बेरोजगारी भत्ता दे, बुढ़ापा में आपका वृद्धावस्था पेंशन दे, बीमारी में कई योजनाएं चल रही हैं, निःशक्तता में चल ही रही हैं कि जो डिसेबल हैं यानी कि जो दिव्यांग हैं, देख ही रहे आयोग क्या कर रहा है दिव्यांगों के साथ। आपका फार्म भरवाने के बावजूद भी आपका बाहर कर दे रहा है। एपीओ में 2 बार बाहर किया और जे में परीक्षा पहले ही क्या कर दिया बाहर। बस लालीपाप देता है कि आइए आपकी बात हम सुनेंगे, तो बाहर करने के बाद कहता है कि आइए 2-4 दिन में अपनी क्या करिए बात रखिए, कोई सुनवाई नहीं होती। बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी आपका कि आपने तो हमें बिना सुने क्या कर दिया बाहर। आरडी अल्ट्रम पर्टम का इन्होंने क्या नहीं किया यूज, तो इसीलिए 4-5 दिन का समय इस बार भी दिया था 3 तारीख तक कि आपका जिनको आपत्ति हो, जिनको निकाला गया है 175 लोगों को दिव्यांगों को, आइए 3 तारीख तक क्या दीजिए अपना प्रत्यावेदन। कोई उस पर विचार नहीं, बस जाकर एक फॉर्मेलिटी कहिए जो दूसरे पक्षकार को क्या करो सुनो, और कोई मतलब नहीं है, किसी को भी अंदर नहीं लिया गया कि आपका। तो 41 काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई कर्तव्य बताए गए हैं, बेरोजगारी भत्ता, फिर जितने ये योजनाएं चल रही हैं सब 41 ही आधार हैं, फिर मैं बता दूं। इसके बाद 42 छोड़, हाँ 42 प्रसूति सहायता का अधिकार, ये पूछा जाता है 42 में। इसके बाद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि राज्य कितना मजदूरी दिया जाए इसका भी निर्धारण कर सकता है। इधर 43A और 43B, 43A और 43B से भी क्वेश्चन बना है। 43A से बना है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना कहाँ दिया गया है, तो 43A में। कब जोड़ा गया, 42वें द्वारा। सहकारी समिति पूछा गया है एक बार कि सहकारी समितियों की अभिवृद्धि का राज्य प्रयास करेगा, ये 43B में हो सकता है आ जाए। संविधान संशोधन भी थोड़ा याद रखिएगा, मैं बताया था 97 में। सहकारी समिति पर कोरिलेट कर लीजिए 2-4 बातें। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में दिया गया है, 9B। पिछली बार आया था क्वेश्चन एचजेएस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस भाग में, 9B में। तो 9 में आपका पंचायत, 9A भाग में ग्राम पंचायत, नहीं हाँ पंचायत, आपका ग्राम पंचायत 9 में, नगर पंचायत 9वें में, और सहकारी समिति किस भाग में, 9B में। आपका सहकारी समिति पर, सहकारी समिति का गठन एक फंडामेंटल राइट है, आपका पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जाएगा अनुच्छेद 19(1)C, जहाँ संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, एक मूल अधिकार है। ये सब जोड़े गए, संविधान संशोधन भी पूछा जाता है किससे, 97 में से। इसके बाद आ जाइए आपका 44 समान नागरिक संहिता, आपका 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक देखरेख। इसके बाद आपका 46 एससी और एसटी दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसके बाद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर 48A काफ़ी पूछा जाता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसका कार्य होगा। ये 48 और 48 से पूछा जाता है ज़्यादा। पर्यावरण का संरक्षण कहाँ दिया गया, 48 में। कृषि और पशुपालन मैंने 48A में पर्यावरण का संरक्षण, कृषि पशुपालन आपका 48 में। इसके बाद अनुच्छेद 50 से क्वेश्चन बन सकता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यहाँ जो आपका राज्य ये प्रयास करेगा कि निचले स्तर से ही जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या किया जाए, पृथक किया जाए। पृथक किया भी गया है। सीआरपीसी की धारा 3 जोड़ लीजिएगा। सीआरपीसी की कौन सी धारा में, 3,
जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट आए, कौन सा मजिस्ट्रेट, न्यायिक, और जहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखना होगा अलग से लिखा जाएगा। तो कौन सी धारा निचले स्तर से ही आपका सीआरपीसी की कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करती है? धारा 3। निर्देशों का अर्थ लगाना किस धारा में? 3। पूछा जा चुका है। यहाँ एक और सिद्धांत भी याद रखना है कि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत धारा 50 में, अनुच्छेद 50 में समाहित है कि कार्यपालिका अलग और न्यायिक पालिका अलग। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यपालिका का कार्य करते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट किसका? न्यायपालिका का। इसके बाद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि हो, आपस में जो मने व्यवहार हैं, आपका संबंध न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण हो, आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यताओं को आगे बढ़ाया जाए। ये अनुच्छेद 51 के खंड सी और डी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाए? मध्यस्थम द्वारा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। ये भी आपका पूछा जाता है और अच्छे से इसको भी तैयार रखना है। अब आइए भाग 4A। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। पिछली बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, यही क्वेश्चन आया था। तो भाग 4A। अब मूल कर्तव्य पर पहले सामान्य बातें देखिए, ज़्यादा चांस है कि इन्हीं सामान्य बातों से क्वेश्चन आ जाए। मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित हैं? रूस से, यानी कि कहाँ से लिए गए हैं? आपका रूस से। भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि राज्य का कर्तव्य है कि विदेशियों का कर्तव्य है कि सभी का? तो भारत के नागरिक का। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया पूछा जाता है? 42वां। कौन से अनुच्छेद में है? 51A। किस अनुच्छेद में है? 51 क में। मूल रूप से कितने? हाँ, एक और क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान में नहीं था? दे देगा लोग आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उपर्युक्त सभी। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। अगला क्वेश्चन कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में ही कि मूल कर्तव्य मूल रूप से कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आपका कर्तव्य बताया गया माता पिता गार्जियन का कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा प्रदान करें, ये लोग शिक्षा के लिए मैंने शिक्षित करें, भेजें। समिति पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति। समिति भी याद रखें, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के आपका सिफारिश पर मूल कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं? प्रवर्तनीय नहीं है। इसके अलावा अंदर से पूछे तब याद करना पड़ेगा, वो शॉर्टकट में नहीं होगा। अंदर से पूछता है कि कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो ज़्यादा महिलाओं वाला ही पूछा जाता है, उसी में कंफ्यूज करता है। जो अब तक पूछा गया है कि आपका महिलाओं के प्रति सभी प्रथाओं का त्याग करना, महिलाओं के प्रति ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो उनके सम्मान के विरुद्ध है, तो कौन प्रथा छोड़ेंगे? सभी प्रथा की सम्मान के विरुद्ध वाली। हाँ, यही पॉइंट, सम्मान के सभी ना मार दीजिएगा। अब अंदर से पूछे अलग बात है भाई, 1% के लिए आपका। अब आइए मौलिक अधिकार देखा जाए, वैसे आ जाना चाहिए इतने में जितना बताया जा रहा है। फंडामेंटल राइट आ जाइए आपका, देखा जाए
मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में पहले सामान्य बातें जानिए। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। दूसरा अनुच्छेद याद रखिएगा, 12 से लेकर 35 तक में। पहला क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका मारकर आइएगा, यानी कि ये कहाँ से प्रेरित हैं? अमेरिका से। मूल अधिकार पूर्ण अधिकार हैं कि अपूर्ण अधिकार? तो पूर्ण अधिकार हैं। अब पूर्ण अधिकार का मतलब ये हुआ कि आपका हम इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि नहीं? खटखटा सकते हैं। हाँ, ये हमारा अधिकार है। तो कर्तव्य ये किसका है? तो आपका जवाब रहेगा राज्य का। तो सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हैं। आपका ये याद रखिए। इसके बाद आपका अनु इस अध्याय को यानी कि इस भाग को यानी कि भाग आपका 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि किसने कहा? तो बीजी रामचंद्रन ने और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। मूल अधिकार सभी अधिकारों में सर्वोच्च होते हैं। आपका ये भी याद रखिए। सामान्यतः यह राज्य के विरुद्ध हमें प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि मूल अधिकारों का वैभीयर या मूल अधिकारों का त्याग किया जा सकता है कि नहीं? तो भारत में नहीं किया जा सकता। 2 केस या अमेरिका में किया जा सकता है। कोरिलेट करके भी आजकल पूछ रहा है। तो भारत में 2 केस याद रखिए, बहराम खुर्शीद का और बसेसर नाथ का। बहराम खुर्शीद, दूसरा कौन सा केस है? बसेसर नाथ की मूल अधिकारों का त्यजन वैभीयर, यानी कि कोई व्यक्ति चाह कर भी अपने मूल अधिकारों का त्याग भारत में नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन कौन से मूल अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते? केवल 2, आपका 20 और 21। पूछा गया था बिहार में भी कि कौन से अनुच्छेद में दिए गए फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 20 और 21 में। ये याद करके जाना है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया? 44वें। यानी संशोधन कब किया गया? तो आपका 44वें द्वारा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मूल अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 33 के तहत हो सकते हैं। 33 आपका क्या है कि आपका कह सकते हैं कि आपका अनुच्छेद 33 के तहत हो सकते हैं लोक सेवकों के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 34 के तहत जब भारत में सैन्य विधि लागू हो तब किया जा सकता है। यानी कि 34 के तहत कब किया जा सकता है? जब मार्शल लॉ लागू हो। और तीसरा इमरजेंसी देखना है कि जब भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपका आपात की क्या की गई हो घोषणा। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन मूल अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा करने पर स्वतः सस्पेंड हो जाता है? आपका 19। लेकिन उसमें भी झाम बनता है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। तो अनुच्छेद 358 ये बताता है कि जब आपात की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण, यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि जब इमरजेंसी की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने की हो तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। याद रखिए, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लगा हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः या अपने आप सस्पेंड नहीं होगा।
तो कैसे सस्पेंड हो सकता है? जब भारत का राष्ट्रपति क्या करें, आदेश दें। अन्य अनुच्छेद आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन एक केस आया और वह केस आया एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, जिसका उपनाम है हैबियस कार्पस वाला केस। याद रखिएगा, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला के बाद में दिए गए निर्णय के कारण 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 359 में यह संशोधन किया गया कि अब आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड हो पाएंगे कि नहीं, नहीं किए जा सकते, भले इमरजेंसी भारत में क्या हो, लागू। इसके बाद आपका जो बनता है क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए इसके, आपका अब जो मॉडल एक दो बना है, देखिए कैसे बना है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को में दिए गए अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो दे देगा आपातकाल में दे देगा 14, दे देगा 19, फिर दे देगा 20, फिर देगा 21 और फिर देगा 14 यानी कि 14। देखिए अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो गया, निलंबित करने की अलग से आवश्यकता नहीं। दो आधार पे अनुच्छेद 20-21 निलंबित हो ही नहीं सकता, तो किसको निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। 14, ये क्वेश्चन एक बार आया है। हो सकता है 14 न देकर दूसरा कोई अनुच्छेद दे आपका, तो सतर्क रहना है। अनुच्छेद 19 तो अपने आप सस्पेंड हो गया, लेकिन कब? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या लगा हो, आपात। और 20-21 को सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपका ये देखा जाए कि मूल अधिकार का नेचर नकारात्मक है कि सकारात्मक, दोनों मार कर आइएगा। नकारात्मक मतलब राज्य ये नहीं करेगा, और सकारात्मक का मतलब कि राज्य ये करेगा। अब आइए, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर कहाँ जाया जा सकता है? दो कोर्ट में आप जा सकते हैं, आपका आर्टिकल 226 में सुप्रीम हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपका पूछा जाता है आपका कि मूल अधिकारों का वर्गीकरण तो 6 भागों में बांटा गया है, यानी कि मूल अधिकारों को विद्वानों ने कितने वर्गों में बांटा है? 6। अनुच्छेद वाइज पूछा जाता है। 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 आपका स्वतंत्रता, 23-24 शोषण, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। अनुच्छेद 32 से कई बार क्वेश्चन बना है कि अनुच्छेद 32 इस सिद्धांत पर आधारित है, यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, पूछा गया है। अनुच्छेद 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यावेदन देने का जो अधिकार है वह स्वयं में एक क्या है? फंडामेंटल राइट। तो पहले अनुच्छेद 32 देखिए, वहाँ से पूरा चांस, जहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वहीं ज़्यादा आप देखना है। अनुच्छेद 32 पहले निकाल लीजिए आपका, तब आपका अनुच्छेद 12 से शुरू किया जाए, लगभग सामान्य बातें। आपका जो आ सकती है संभावना ज़्यादा है, तो अनुच्छेद पहले 32 निकाल लीजिए और एक एक शब्दों पर मथिए और देखिए कहाँ से आप गलती कर सकते हैं, वहीं गलती सुधारना है। देखिए आपका भाई पहला क्वेश्चन यही बना है कि अनुच्छेद 32 आपका तो स्वयं में एक मूल अधिकार है, ये भी याद रखिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय में आपका कह सकते हैं कि
मूल अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए जो उपचार है वह स्वयं में एक क्या है, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 32 देखिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। पहला क्वेश्चन, इस भाग मतलब कौन सा भाग, भाग 3। तो अनुच्छेद 32 के तहत किस अधिकार को प्रवर्तित कराया जाता है, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, केवल मूल अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द पकड़िए, क्या लिखा है, इस भाग मतलब कौन सा भाग, 3। 3 का मतलब क्या हुआ, मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो किस अधिकार के लिए, केवल मूल अधिकार। अगला देखिए, समय सीमा पूछी जाती है, क्या मूल अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में हम जाएंगे तो क्या उसके लिए कोई टाइम का निर्धारण है कि नहीं, कोई समय सीमा नहीं है, लिमिटेशन पीरियड लागू, ये पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समय सीमा, तो कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन आपका जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, जाइए। तो समय पूछा गया, देखिए आपका बैरेट की भाषा, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों के को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा, इस शब्द को उठाइए, समुचित कार्यवाहियों का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। समुचित कार्यवाही, पहले समुचित कार्यवाही शब्द से ही, समुचित कार्यवाही का मतलब ये हुआ कि उचित कार्यवाही। उचित कार्यवाही क्या हो सकती है, तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, लेकिन समुचित कार्यवाहियों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोकस स्टेंडाई का नियम था कि केवल वही व्यक्ति कोर्ट में जाए जिसके अधिकार का हनन हुआ है, तो समुचित कार्यवाहियों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकहितवाद यानी कि पीआईएल का जन्म दे दिया। तो बताइए, लोकहितवाद का जन्म किस केस में हुआ, मैं बता चुका हूँ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में। किसने किया, पीएन भगवती ने। और परिभाषा भी दी पीएन भगवती ने कि पीआईएल क्या है, लेकिन आपका हल्का सा इशारा किया था जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, लेकिन एकदम प्रतिपादित किसने किया, पीएन भगवती। इसके बाद प्रत्याभूत किया गया है। प्रत्याभूत का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, गारंटी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन की होता है तो उस संविधान ये गारंटी देता है कि तुम या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हो, आपका खटखटा सकते हो। इस गारंटी, इस संविधान द्वारा दी गई गारंटी को कानून बनाकर करार करके मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर कोई व्यक्ति, सरकार किसी कर्मचारी से या किसी व्यक्ति से करार करे कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट का हम वायलेशन करते हैं तो तुम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, ऐसा करार क्या होगा, वाइड। ये विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28। तो क्या मूल अधिकारों में जाने से रोका जा सकता है, अगर कोई धमकी देता है न जाइए तो ये कंटेम्प्ट ऑफ क्या होगा, कोर्ट। सिक्योर किया गया है, यानी कि मूल अधिकारों के लिए आवेदन करने का अधिकार हमारे संविधान ने क्या किया है, सिक्योर, कि उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और अब तो न्यायालय ने काफ़ी उदार कर दिया, पत्र भेज दीजिए तब भी, आपका लेटर भेजिए। तो दूसरा खंड देखिए, अब आपका 32(2), इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से
किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है या रिट निकाल सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बना कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है। निर्देश दे सकता है, दूसरा आदेश दे सकता है, रिट या लेख निकाल सकता है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए। अब रिट कौन कौन सी रिट निकाल सकता है, ये 5 रिटों का नाम दिया गया है। तो रिट निकालने का जो पावर है, रिट निकालने का जो शक्ति है, या कहाँ उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 32 के किस उप अनुच्छेद में? 2। क्या क्या कर सकता है भी याद रखिए, केवल रिटे नहीं, आदेश भी और निर्देश भी। और रिट तो है ही, 5 रिटें रट कर जाइएगा। पहला हैबियस कार्पस, पांचों बता दिया जाए हल्का हल्का। पहला आपका हैबियस कार्पस हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस पर केस महत्वपूर्ण है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ, सामान्यतः हुआ कि बंदी को सशरीर कोर्ट में क्या किया जाए? पेश। लेकिन कानून सान्याल का केस आया जिसमें कहा गया कि सशरीर पेश करना कुछ दशाओं में आवश्यक नहीं है। दूसरा केस आपका, तीसरा जो आपका पढ़ना है, हैबियस कार्पस आपका कह सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के भी नाम जारी हो सकती है, सरकारी व्यक्ति के नाम भी। यानी कि कौन सी ऐसी रिट है जो व्यक्तिगत नेचर की है, पर्सनल नेचर की है, पूछा जा चुका है, तो हैबियस कार्पस। फिर बिहार ने पूछा रूल निसी का सिद्धांत किस रिट से संबंधित है, तो रूल निसी पूछे कारण बताओ नोटिस, शो काज नोटिस कहा जाता है, हैबियस कार्पस। रूल निसी पूछे तो हैबियस कार्पस। अब आइए, हैबियस कार्पस आपका कौन सी ऐसी रिट है जिसमें रेह जुडिकेटा लागू नहीं होता, ये भी क्वेश्चन बना है। हैबियस कार्पस कौन सी रिट है जो सरकार और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकती है, तो हैबियस कार्पस। इसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 97 पूछी गई है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा हैबियस कार्पस के रिट के प्रकृत की है, तो 97। सीआरपीसी की धारा रट कर जाइएगा, कौन सी है? 97। महिलाओं को मुक्त कराना हो तो एक धारा आगे सीआरपीसी में बढ़िएगा, 98। महिला का पूछे तो 98। व्यक्तियों की तलाशी के लिए वारंट तो 97 98 सीआरपीसी। वैसे इतना में आ जाना चाहिए हैबियस आपका कार्पस में। दूसरा आपका मैंडमस। मैंडमस यानी कि परमादेश, यानी कि न्यायालय किसी प्राधिकारी को कोई कार्य करने या न करने का आदेश देता है आपका, इसी को मैंडमस या परमादेश कहते हैं आपका। अब ये है कि परमादेश किसके विरुद्ध नहीं जारी हो सकता, तो अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, संसद और राज्य विधानमंडल के विरुद्ध। यानी कि इनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि ये कानून बनाइए, निर्देश भले दे दे कोर्ट। अब आपका जो बिहार में पूछा गया था कि क्या संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है कि आप ये कार्य करिए? नहीं आपका ये। इसके बाद आइए खंड, हाँ अगला रीट देखा जाए आपका प्रतिषेध। यानी कि जब किसी निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई मामला लंबित हो, वह न्यायालय या अधिकरण अपनी सीमा के बाहर कार्य कर रहा हो, तो उसके कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, तो प्रतिषेध प्रोविशन। और अगर निर्णय दे दिया है तो आपका ससुरारी यानी कि उत्प्रेषण की रीट। तो प्रतिषेध की रीट का मुख्य ध्येय यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से क्या होता है, परहेज बेहतर।
इसके बाद लास्ट जो रीट बचती हैं क्यो वारंटो, पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर अवैध रूप से काबिज हो गया है तो न्यायालय उसकी वैधता का परीक्षण करते हैं। अगर नियुक्ति वैध है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर नियुक्ति अवैध है तो कोर्ट को ये पावर है कि वो वारंटो जारी करके कि उसे रद्द कर दे। तो इसका दोहरा चरित्र है, पूछा जाता है क्या आपका, ये पूछा जाता है कि लोक सेवकों के लिए डाकिन ऑफ अम्ब्रेला कौन सी रीट कार्य करती है, तो क्यों वारंट हो, क्योंकि अगर नियुक्ति सही है तो ये रीट उसको क्या देगी, संरक्षण, और अगर गलत है तो क्या करेगी, ये इस रीट द्वारा उसकी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिए, आपका उत्प्रेषण पर बनता है कि कौन सी रीट नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय को प्रश्रय देती हैं, या कौन सी रीट मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम करती है। वैसे करती तो है भाई आपका उत्प्रेषण, मैंने सही है, लेकिन बिहार में एक बार आपका दूसरा मान लिया था, लेकिन जो सही है वह आपका ससुरारी है। मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम आपका उत्प्रेषण की रीट करती हैं। अगर यूपी में आए तो उत्प्रेषण मार कर आइए हमारे हिसाब से। बिहार भले आपका अलग पूछा हो, लेकिन यूपी आए पोस्टमार्टम कौन सी रीट करती, मैंने कौन सी रीट मूल अधिकारों का, तो उत्प्रेषण मार कर आइए। ये रीट का जन्मदाता देश पूछा जाता है, ये रीटें इंग्लैंड से उत्पन्न हुई हैं। तो रीट कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से कम इतना याद रहे, इंग्लैंड के सम्राट से जुड़ी हैं, इसलिए इन्हें प्रोग्रेटिव रीट, विशेषाधिकृत रीट कहा जाता है। भारत में रीट जारी करने की शक्ति केवल दो न्यायालयों को प्राप्त है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। अनुखंड देखिए आपका, खंड 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से तैयार रखेंगे, यहीं से आपका अटैक करता है और यहीं से ज़्यादा लोग गलत करके भी आएंगे। उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकती हैं। यही आपका क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय के अलावा क्या किसी अन्य न्यायालय को मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करने की अधिकारिता दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। अब यही पूछा जाता है कि कौन दे सकता है, 4 ऑप्शन देगा, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है, संसद विधि बनाकर दे सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो संसद क्या बनाकर दे सकती है, तो विधि बनाकर। सुप्रीम कोर्ट ना मार दीजिएगा कि अधिकार निचले न्यायालयों को दे दिया। कौन देगा कि मूल अधिकार के लिए आप भी रिट जारी कर सकते हैं, ये पावर केवल पार्लियामेंट को है, और क्या बनाकर, विधि बनाकर। वैसे सामान्यतः दो ही कोर्ट को है, हाई कोर्ट और किसको, सुप्रीम कोर्ट। अन्य न्यायालयों को याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है, कौन दे सकते हैं, संसद, क्या बनाकर, विधि। इसके बाद आपका आइए मूल अधिकार में थोड़ा बहुत देख लिया जाए। आपका अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, ये याद रखना है आपका। ये राज्य की परिभाषा मैं बताया था कि भाग 3 और भाग 4 के लिए काम करेगी। अब कौन राज्य है कौन नहीं, अब ये तो भाई आपका मैंने पढ़ा गया था 2-3 माह पहले। अब उतना भाई संभव नहीं है कि 100% आदमी पढ़ा दे। इसके बाद अनुच्छेद 13 से क्वेश्चन बनता है, ये
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो अनुच्छेद 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, और अनुच्छेद 13(2) आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून हैं तो अनुच्छेद 13(1), और इसके या इसके बाद के कानून बने हैं तो कौन सा अनुच्छेद है आपका, कह सकते हैं कि 13(2). अब क्वेश्चन ये बना है 1 में, देखिए इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे हमारे मूल अधिकारों या इस भाग के उपबंधों से क्या है, असंगत। इसका मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जितने कानून लागू थे, अगर वो उसके माने 26 जनवरी के बाद भी लागू रहते हैं, तो अगर वे मूल अधिकारों के विपरीत हैं तो उस मात्रा तक क्या होंगे, तो मात्रा तक आपका शून्य होंगे। अब यहाँ भी क्वेश्चन बना, अवैध होंगे, असंवैधानिक होंगे, शून्य होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, शून्य होंगे, वार्ड होंगे। इसके बाद आपका मात्रा तक आ गया, तो मात्रा तक मतलब ये हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, नहीं, सेवरबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि पूरा कानून शून्य नहीं होता, केवल कानून का उतना भाग वार्ड होता है जितना मूल अधिकारों के क्या है, विपरीत। जैसे आईपीसी में 3 धारा याद रखिए, 303 आपका, फिर 497 और 377 का कुछ हिस्सा। तो क्या पूरा आईपीसी शून्य घोषित कर दी गई है, नहीं, पूरी तरह से 2 धाराएं और 1 धारा का कुछ भाग। तीनों केस याद करके जाइए, 303 वाला मिट्ठू सिंह, 497 वाला आपका जोसेफ साइन, और आपका 370 नवतेज सिंह जौहर। अगला देखिए आपका ये मूल अधिकार भाई, अनुच्छेद 13 में देखिए क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 13 में कौन कौन से सिद्धांत समाहित हैं, तो आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, एक सिद्धांत लागू नहीं होता वह भी पूछा जाता है आपका, आच्छादन का नहीं, ये अभित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वायभियर, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसके बाद आपका अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, भाई आपका देखना पड़ेगा। 15 आपका ये है कि 5 आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर आपका राज्य विभेद नहीं करेगा सरकारी नौकरी से भिन्न मामलों में। अनुच्छेद 16 महत्वपूर्ण है, सरकारी नौकरी। आपका 15 में खंड लास्ट में देख लीजिएगा कौन कौन संशोधन, थोड़ा एक बार घर पर देखिएगा, 2-4 लाइन तो घर पर देखिए। 16 में आपका देखना है आपका ये 16 में भी अनुच्छेद 16 का खंड 4 अच्छे से देखना है। रिजर्वेशन का उल्लेख संविधान में कहाँ है, संवैधानिक आधार रिजर्वेशन का कौन है सरकारी नौकरियों में, तो अनुच्छेद 16 का कौन सा क्लास, 4। हाँ, रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है सरकारी नौकरी में, सामाजिक रूप से पिछड़ा, आपका शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, फिर दे देगा आपका सामाजिक और शैक्षणिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जो सामाजिक रूप से। लेकिन एक और जुड़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी। तो अब क्या दिया जाएगा, तो अब 2 आधार याद रखें, सामाजिक भी हैं और अब एक आर्थिक ईडब्ल्यूएस आ गया। इसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 में आपका स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 20 में 3 आपका राइट दिए गए हैं, 21 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, 20 के क्लास 2 में है डबल जियोपार्डी से संरक्षण और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से 20(3), यहाँ भी पूछा जाता है
21 का लिस्ट याद रखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, AK गोपालन, मेनका गांधी और तमाम आपको भाई केस देखने हैं। अब लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा। इसके बाद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण, 23-24 में शोषण, बालकों के लिए स्पेशल पूछा जाता है 24, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता और आपका 29-30 अल्पसंख्यक। टीएम पाई फाउंडेशन का केस देख लीजिएगा, टीएम पाई फाउंडेशन और भी एक दो केस हैं। इसके बाद आपका मैंने इधर 32 पढ़ा ही दिया गया, तो थोड़ा बहुत शार्ट किया जाए क्योंकि आपका समाप्त हो गया और यानी कि थोड़ा बहुत इधर शार्ट किया गया है क्योंकि आपका अभी कुछ दिन पहले ही हमने काफ़ी 1 माह सवा माह मूल अधिकार चला था। भाई संविधान ऐसा सब्जेक्ट है, लाख पढ़िए कुछ न कुछ क्या रहता है, छूटा ही रह जाता है। फिर भी आपका जितना पढ़ाया गया 80-90% लगभग हमने पढ़ा दिया इतने कम समय में। तो रेस्ट ले लीजिए, तो आपका सीआरपीसी चलेगी। सीआरपीसी भी आज मेन मेन चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं और उठ सकता है, एकदम उसी पर अटैक करना है। मैंने उसी पर अटैक करना है जहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, उठते हैं। वैसे पिछली बार तो 2 दिन में ही आ गया था, इस बार तो कई दिन सीआरपीसी चली, तो 100-150 वही धाराएं पढ़ानी है मुख्य रूप से। सीआरपीसी भी आज क्या किया जाए, दौड़ा के निपटा दिया है। रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट तब।